आज हम सीखेंगे जेम्स बॉन्ड का सीक्रेट स्ट्रेटजी। टेन टेन है। चला जी, आज बॉन्ड सीखने वाले हैं, जेम्स बॉन्ड नहीं। आपको भी सीखना है बॉन्ड या जेम्स बॉन्ड? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, जब भी बॉन्ड की बात आती है तो चीज दिमाग में आती है कि ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कैसे काम करते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहां पर एक चीज बताऊं कि एफडी से ज्यादा सेफ भी हो सकते हैं। आप उनमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे वो भी बताने वाला हूं। और ये जो गिरावट चल रही है ना, इस गिरावट में बॉन्ड का ही बोलबाला होता है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज की एक टाइमिंग होती है। तो ये वो टाइमिंग है जहां पे एक्चुअली इन्वेस्टर बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो दैट इज द बिग रीजन मैंने उस करेक्ट टाइमिंग पर आपके लिए बॉन्ड बनाया है। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट है जिसे सुनकर आंखें बाहर आ जाएंगी। अरे वाह, ऐसा भी चल रहा है और आप लोग बहुत पीछे हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत लोग बॉन्ड को अच्छे तरीके से समझते ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा सब कुछ बता पाऊं, और उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कुछ रह जाता है तो वीडियो के आखिरी में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बॉन्ड काम कैसे करते हैं। तो देखिए, बॉन्ड एक जरिया है गवर्नमेंट और कंपनियों के लिए पैसे उधार लेने का। गवर्नमेंट और कंपनियों के पास पैसा उधार लेने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है वो बैंक से लोन ले सकते हैं, या दूसरा बॉन्ड से। अब सवाल आता है कि अगर बैंक लोन देने के लिए तैयार है तो फिर गवर्नमेंट और कई बार कंपनियां बॉन्ड के जरिए पैसा उधार क्यों लेते हैं? यही तो होगा ना आपके दिमाग में। तो देखिए, इसके पीछे दो कारण है। पहला मेन रीजन कि जनरली बैंक्स क्या है, बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि कंपनियों को बहुत बिग अमाउंट रेज करना होता है। तो ऐसे टाइम में बॉन्ड के जरिए बड़ी अमाउंट रेज करना उन्हें सबसे आसान लगता है। यहां पर हम आपको एसबीआई का एग्जांपल लेकर बॉन्ड समझाते हैं कि जैसे एसबीआई ने हाल में ही बॉन्ड के जरिए $2 बिलियन फंड रेज किए। बिग अमाउंट है, करेक्ट है। वहां पर मजे की चीज है कि इन्हें बॉन्ड्स से पैसे भी मिल गए। बॉन्ड्स में कंपनी और गवर्नमेंट बैंक के बजाय सीधा पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उधार लेते हैं। यहां पर कंपनी और गवर्नमेंट जनरली बॉन्ड के जरिए पब्लिक को बैंक रेट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही नावी फिनसर्व ने बॉन्ड के जरिए 600 करोड़ रेज किया, और इस बॉन्ड में उन्होंने इन्वेस्टर को 9.75% का इंटरेस्ट दिया। तो एफडी से ज्यादा हो गया ना। अब 9.75% का इंटरेस्ट रेट फिलहाल के हिसाब से ज्यादा है। तो ऐसे में पब्लिक को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है रिटर्न कमाने की, सेफ और सिक्योर साइड में। वहीं नावी फिनसर्व ने ये जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है वो बैंक लोन से तो कम है, क्योंकि अगर नावी वाले बैंक से पैसा लोन लेते तो उन्हें ये पैसा बहुत ज्यादा एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो अब उनको क्या मजा हो गया, बैंक की जगह बॉन्ड से चले गए, इंटरेस्ट भी कम देने पड़े, और पब्लिक के लिए फायदा क्या हुआ, एफडी से ज्यादा रिटर्न मिला। और इस गिरावट की मार्केट की कंडीशन में, जहां स्टॉक मार्केट में एक डर लग रहा है, वहां पे वो अपने पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए। तो सेफ सिक्योर सबके लिए हो गया। तो इन्वेस्टर और कंपनी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। तो कंपनी और गवर्नमेंट को बैंक लोन से कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वहीं पब्लिक को एफडी सेविंग अकाउंट से ज्यादा और गिरे हुए मार्केट में डर से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है। जहां तक बॉन्ड की बात है तो वहां पर दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कूपन रेट, दूसरा है मैच्योरिटी। बॉन्ड पर पहले से तय दर से ब्याज मिलता है, इसे हम कहते हैं कूपन। क्योंकि बॉन्ड की ब्याज दर पहले से तय होती है, इसलिए इसे फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। बॉन्ड की अवधि भी तय होती है, तो इसे मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं। बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड 1 से 30 साल तक की हो सकती है। तो बॉन्ड की ब्याज दर निश्चित, उसमें कोई बदलाव नहीं, और वो टाइम फ्रेम भी होता है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है।
जैसे अब मैंने कहा 1 से 30 साल, तो अब अगर आप बीच में एग्जिट करना चाहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी कि बीच में एग्जिट कर रहे हैं तो कैसे करें। सेकेंडरी मार्केट में आप बेचने की कोशिश करेंगे, बट वहां पर हो सकता है कई मुश्किलों का सामना करना पड़े, आपने जिस प्राइस में लिया वो प्राइस ना मिले। तो बॉन्ड में जब आप पैसे लगा रहे हैं तो वो आपके अपने पैसे हों, और जितने भी टाइम फ्रेम के लिए वो कंपनी आपसे पैसे ले रही है उतने टाइम फ्रेम के लिए उस पैसे की आपको कोई ज़रूरत ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड के टाइप के बारे में बात करते हैं। मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक है गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड यानी वो बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड वो जो कंपनी इशू करती है। करेक्ट है? तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, यहां तक आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में। गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इनफैक्ट एफडी से भी ज्यादा सेफ है, ये आज आपको मैं बता दूं जी, क्योंकि एफडी में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, राइट। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड में आपकी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो पूरी की पूरी सेफ है, 1 रुपए पे भी कोई दाग नहीं है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दी है। तो जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड के जरिए गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हो तो आपका पैसा आपको 100% मिलना है। ये है बिग बिग बेनिफिट। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में। तो जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि ये थोड़े रिस्की होते हैं, और रिस्क है तो इश्क है, और वहां पे रिटर्न भी आ जाता है। तो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट आपका पैसा 100% रिटर्न करेगी, लेकिन कंपनी इसकी गारंटी नहीं देती है, वो डिफॉल्ट भी कर सकती है। ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफॉल्ट का रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसलिए यहां पर 2 चीज देखी जाती है। पहली ये कि जो कंपनी बॉन्ड के जरिए पैसा ले रही है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितनी स्ट्रांग है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए टाटा ग्रुप की बात कर ले तो स्ट्रांग कंपनी है, डिफॉल्ट का रिस्क घट जाता है, एक नाम रतन टाटा सर का जुड़ जाता है, उनका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है, राइट। दूसरी चीज देखी जाती है क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, जो कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है उसकी क्रेडिट रेटिंग हो, तो इसके लिए उन्हें क्रेडिट रेट लेना कंपलसरी है, और ये रेटिंग वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेती है। जनरली बॉन्ड की रेटिंग कुछ इस तरीके से होती है, AAA, AA, BBB, कई सारा। AAA का मतलब है रिस्क बहुत कम है, वो बॉन्ड सेफ है। AA थोड़ा कम, रिस्क भी कम। A रिस्क है, BBB का मतलब है मीडियम रिस्क है। तो इस बॉन्ड में BB और B का मतलब है रिस्क है, तो ज्यादा है। CC का मतलब है रिस्क बहुत ज्यादा है, और D का मतलब है बॉन्ड डिफॉल्ट में है, यानी वो कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको क्रेडिट रेटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन और उनके फाइनेंशियल बैकअप को देना, क्योंकि रेटिंग एजेंसी भी जो रेट करती है वो पैसे लेकर ही करती है, और इसमें कई साठ गांठ की कहानी कई बार बाहर निकल के आई है जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं। तो प्लीज रेटिंग एजेंसी के पीछे मत जाइएगा। तो यहां पर हमने जैसे कहा टाटा ग्रुप एक साउंड ग्रुप है, आ जाओ एक और ले ले, इन्फोसिस, रिलायंस, L&T, ये सब क्या नामी ग्रामी कंपनियां जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिफॉल्ट होने का चांस कम है। अगर हम कुछ हिस्ट्री में जाएंगे तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने AAA रेटिंग देने के बाद भी उन बॉन्ड ने डिफॉल्ट किया है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसमें कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर यह आरोप था कि उन्होंने पैसे लेकर खराब क्वालिटी के CDOs यानी कोलैटरलाइज ऑब्लिगेशन को AAA रेटिंग दी थी, और बाद में उनमें से कई सारे CDOs ने डिफॉल्ट कर डाला, जिससे नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपका, जिन्होंने बस AAA देखकर पैसे लगा दिए। और ये कहानी यूएस नहीं इंडिया हर जगह की है। अब आ जाए इंडिया पे, तो IL&FS एक बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप के जितने भी बॉन्ड थे इंडिया के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने AAA रेटिंग दे रखी थी। फिर क्या हुआ? IL&FS की कहानी आप सबके सामने है, सब डिफॉल्ट की कहानी में आ गए। तो वहां भी कहानी क्या थी? कहानी कुछ और, पैसे की माया, कहीं धूप कहीं छाया, बट फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर। इसलिए हमें आदमी कौन है उसके पीछे, चेहरा कौन है, इस पे जाना मुझे हमेशा पसंद आता है। इस घटना के बाद सेबी ने, ICRA, केयर रेटिंग एजेंसी, इन सब पर
पेनाल्टी भी 25-25 लाख की लगाई थी, बाद में बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया था। बट मुझे लगता है भैया ये पेनाल्टी से क्या होता है, रिटेल वालों के तो इनसे भयंकर वाले पैसे डूबते हैं। तो आना चाहिए कुछ जबरदस्त धाकर रूल कि दोबारा ऐसी गलती ना हो सके। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेबी को कुछ ज़रूरत है कि नहीं बॉन्ड में ऐसा रूल लाए जब ये इतना सेफ है, इतना अच्छा है कि एफडी से भी ज़्यादा पैसे सिक्योर हैं, रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। तो रिटेल भाइयों के लिए कुछ तो होना चाहिए जो सिक्योरिटी में काम हो जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, क्रेडिट एजेंसी पैसा भी कंपनी से ले रही है, उन्हीं के लिए रेटिंग देना है, तो मोहब्बत और एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप पैदा हो जाता है, राइट है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा आता है, या फिर जो ब्रांड है, बिग ब्रांड, रिलायंस, टाटा ग्रुप, इस तरह की कंपनियाँ ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो अगेन जैसे सड़े हुए शेयर जो सस्ते वाले होते हैं ना, इन्वेस्टर को बड़े पसंद आते हैं क्योंकि अरे सस्ता मिल रहा है। वैसे ही बॉन्ड में होती है जंक बॉन्ड, मतलब कंपनी के क्वालिटी खराब होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बम्पर इंटरेस्ट देते हैं कि लोग कहते हैं अरे वाह, और वो इतने लुभावने कि हम ऐसा करने वाले हैं, हम वैसा करने वाले हैं, और उसके लालच में पैसा ले लेते हैं, बट अंत में क्या, डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्लीज़ ऐसी जगह ना जाएं। अब नेक्स्ट सवाल होगा कैसे करें, तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट के ज़रिए आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपन करके। बट कुछ कुछ ब्रोकिंग हाउस में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है, या कई सारा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये एक इशू आता है। तो ऐसे में अगला ऑप्शन है ETF, दैट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कई सारे ETF जैसे कि एडलवाइज, भारत बॉन्ड ETF, ये कई सारे नाम हैं जहाँ पर जिसके ज़रिए आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये आप पूछेंगे बॉन्ड ETF क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर इतना मज़ा आ रहा है तो ऐसे मेरे हिसाब से मैंने पूरा मज़ा और इंटरेस्ट देने की कोशिश की है जिससे सीखें और कमाएं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया कि वो जल्दी रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। ये सरकार के लिए भी बहुत फ़ायदे का चीज़ है, ईजी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्ट कर पाएगी, राइट है, और सरकार को भी उससे अर्निंग होगी, पैसे भी मिलेंगे, उधार देने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फंड क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगी। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट देखना है किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि अपने पोर्टफोलियो का 10% आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट बॉन्ड में कर रहे हैं तो ज़्यादा सेफ साइड, या फिर अगर किसी कॉरपोरेट में कर रहे हैं तो कोई अच्छे कॉरपोरेट वाले होने चाहिए। आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी इनडायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी जानने की चीज़ है, किसी ने म्यूचुअल फंड में बॉन्ड के जरिए इन्वेस्ट किया है या नहीं। तो हमारा जो मानना था ये आपको यहाँ पर बताया। लेकिन अब बात करते हैं बॉन्ड के रिस्क के बारे में। तो 3 रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, प्राइस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है गवर्नमेंट या कंपनी आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट और आपसे उधार लिया हुआ पैसा आपको रिटर्न कर पाएगी या नहीं। तो जहां तक गवर्नमेंट बॉन्ड की बात है वहां पर क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में कंपनी टू कंपनी क्रेडिट रिस्क वेरी करता है। नेक्स्ट है प्राइस रिस्क। बॉन्ड इशू होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, फिर अगर मैच्योरिटी से पहले आप पर बॉन्ड सेल करने की नौबत आती है ड्यू टू व्हाट एवर द रीजन, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर बायर ढूंढना पड़ेगा। कई बार बायर आपको कम प्राइस देता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक हिंट देने की कोशिश की थी। अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं कर पाते तो आपको प्राइस रिस्क फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो तो प्राइस रिस्क का सवाल ही नहीं उठता है। प्राइस रिस्क उन लोगों के लिए है जो बीच में बॉन्ड से एग्जिट करते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, आपके पास पैसे हो, अपने हो, तभी रखिए। बॉन्ड में वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी ज़रूरत ना हो और मैच्योरिटी तक जा सके। तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क उन्हीं इन्वेस्टर के लिए जो बॉन्ड से मैच्योरिटी से पहले एग्जिट लेना चाहते हैं। जैसा कि हमने बताया, बॉन्ड इशू होने के बाद बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार बॉन्ड सेल करते वक्त आपको बायर ही ना मिले, क्यों, लिक्विडिटी ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको फेस करना पड़ता है लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क भी उन्हीं इन्वेस्टर के लिए जो मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को सेल करना चाहते हैं। यानी ओवरऑल समरी में एक लाइन ये है, इन्वेस्ट कीजिए तो रिस्क को समझ के कीजिए, अपने पैसे के साथ कीजिए जिससे कोई टेंशन ना हो। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो पहले फटाफट शेयर कीजिए, तब मैं सीक्रेट बताऊंगा। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर हर जगह शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। और अब हम आते हैं सीक्रेट पे, बिग सीक्रेट।
बहुत सारे बिग कॉरपोरेट हाउस, अभी मैं लेटेस्ट डेटा की बात कर रहा हूं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईटीसी ने इन्वेस्ट किया है 1453 करोड़, रिलायंस ने इन्वेस्ट किया है 3550 करोड़। तो इतने बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? इतनी सेफ जगह है, इतना सिक्योर कहानी है, तो क्या आज से हम बॉन्ड की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।